आरती गुरुकुल में स्वागत है आपका। और आप सभी के एडमिट कार्ड आ गए हैं। हिंदी का एडमिट कार्ड क्लास मतलब हिंदी विषय का जो 6 तारीख तक का एग्ज़ाम होना था, तो उन सभी के एडमिट कार्ड आ गए हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और उसका प्रिंट भी निकाल लिया होगा। एग्ज़ाम में एडमिट कार्ड लेकर जाना बहुत ज़रूरी है, और फिर चाहे आप उसे कलर या फिर ब्लैक एंड वाइट जैसा भी आप डाउनलोड कर लें, लेकिन एडमिट कार्ड होना आपका सबसे ज़रूरी है। पेन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप पेन रख लीजिएगा। एक जो पेन भी ऐसा है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हालांकि सीबीटी मोड में हमारा एग्जाम है, तो पेन की कोई आवश्यकता नहीं है, और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ देते भी हैं पेन। और एक पानी की बोतल, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और ये आधार कार्ड अपना, ये सब चीज़ें ज़रूर आप रख लीजिएगा। बाकी आप जब अपना एडमिट कार्ड निकालेंगे तो उसमें जो निर्देश दिए गए हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, आज हम लोग ये कहानी श्रृंखला में शुरू करते हैं, गैंग्रीन कहानी, जो कि अज्ञेय का लिखा हुआ है। इसमें हम आ, कहानी का सारांश, मुख्य पात्र और जो कुछ प्रश्न हैं वो भी हम रखेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो मैंने लास्ट में रखा है वीडियो के, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही शेयर कर दीजिए उन लोगों को जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये गैंग्रीन कहानी सबसे पहले 1937 में प्रकाशित हुई थी विपथगा में, और इसका पहले नाम था रोज, लेकिन बाद में इसको बदल के गैंग्रीन कर दिया गया। और विपथगा कहानी संग्रह में 12 कहानियों का संग्रह है। विपथगा 12 कहानियों का संग्रह है, जिसमें कि सबसे पहले है विपथगा। विपथगा जो कहानी संग्रह है, इसमें कुल 12 कहानियां हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है विपथगा, दुख और तितलियां, बगोरा वृक्ष, मिलन, हरसिंगार, एकाकी तारा, हारिती, अमरवल्लरी, रोज या गैंग्रीन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, गैंग्रीन, करियां, कलंक और शत्रु। इस तरह ये 12 कहानियों का संग्रह है। आगे देखते हैं। पहले संस्करण में, जब 1937 में आया था पहला संस्करण, तो उसमें रोज नाम से प्रकाशित हुआ, और ये 5वें संस्करण में 1990 में गैंग्रीन नाम से प्रकाशित किया गया। तो ये चीज भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा कि 5वें संस्करण में 1990 में गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुआ था, जबकि विपथगा के पहले संस्करण में, जो कि 1937 में प्रकाशित हुआ था, उसमें रोज नाम से था। विपथगा के अतिरिक्त अज्ञेय ने अन्य प्रमुख कहानी संग्रहों में परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी और जयडोल शामिल है। ये एक कहानी संग्रह है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसका जो ईयर है ये जरूर याद कर लीजिएगा, ये हमेशा एग्जाम में आता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। और ये कई बार मिलान वाले में या फिर कई बार क्रम से लिखने वाले में ये प्रश्न आ जाता है, तो इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। जो भी हमारे सिलेबस में जितने भी लेखक लगे हुए हैं, उन सभी की रचनाएं और उनका प्रकाशन वर्ष ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये। चलिए, कहानी के बारे में हम थोड़ी सी मतलब उसके सारांश को पढ़ते हैं। तो यह अज्ञेय की सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध किस प्रकार टूटते हैं। इस कहानी का केंद्रीय वाक्य ऐसा तो रोज होता है बार बार इस विडंबना को उजागर करता है। इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। पहाड़ी गांव का परिवेश है। इस कहानी में पहाड़ी गांव का परिवेश है। मैं शैली में लिखी संवादात्मक कहानी है। इसमें संवाद भी है, लेकिन कहानी जो है वो मैं शैली में लिखी हुई है, आत्मकथात्मक लगती है, लेकिन ये यहाँ हम याद रखेंगे कि ये संवादात्मक भी है।
यह मध्य वर्गीय मानसिकता को चित्रित करती है। यह एक चरित्र प्रधान कहानी है। कहानी में नारी जीवन की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। नारी जीवन में विवाह के उपरांत आने वाले दायित्व से उत्पन्न निरस्ता, यांत्रिकता और घुटन का सजीव चित्रण है। संयुक्त परिवार के टूटने और एकल परिवार में व्याप्त एकाकीपन को यह कहानी दर्शाती है। जीवन की एक रसता और व्यर्थता बोध का चित्रण इस कहानी में किया गया है। लेखक मालती से 4 वर्ष बाद मिलता है, विवाह के 2 वर्ष बाद। वो 4 वर्ष बाद मिलता है, लेकिन जो विवाह उसका हुआ रहता मालती का, वो सिर्फ 2 वर्ष पहले हुआ रहता है। लेखक को लगता है कि मालती के घर में किसी शाप की छाया है जो उसे भी वश में कर लेगा। एकल परिवार में बच्चों की क्या स्थिति होती है, ये भी बताया गया है इसमें कि बच्चे किस तरह से परेशान रहते हैं, माँ अकेली उनको संभाल नहीं पाती है। एकल परिवार में बच्चे की स्थिति का भी चित्रण यहाँ किया गया है। अब आते हैं पात्र पे। मुख्य पात्र इसमें 4 ही हैं। मालती है, लेखक, महेश्वर और टीटी। मालती जो है वो लेखक के दूर के रिश्ते की बहन या सखी, दोस्त भी कह सकते हैं। मध्यवर्गीय सखी इसलिए क्योंकि लेखक के साथ ये स्कूल में पढ़ती थी, तो इसीलिए इसको सखी भी कहा गया है। मध्यवर्गीय स्त्री है, विवाह पूर्व स्वच्छंद चंचल लड़की थी जो विवाह के उपरांत अत्यंत गंभीर स्त्री हो जाती है। ये बताया गया कि विवाह से पहले ये कितनी स्वच्छंद और कितनी चंचल लड़की थी, जो कि स्कूल से भाग जाती थी, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था, किताबों के पन्ने फाड़ दिया करती थी। लेकिन विवाह के बाद जिम्मेदारियां और मानसिक जो एक डेली लाइफ होता है, रूटीन लाइफ उसका हो जाता है, तो उस वजह से वो बेहद शांत और गंभीर स्त्री हो जाती है। लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन के पास 4 वर्ष बाद, ये वर्ष और नाम या उम्र कोई भी कहानी में आया हो तो उसे आप जरूर से वेरी इंपॉर्टेंट समझकर उसको याद कर लिया कीजिए। 4 वर्ष बाद मिलने जाता है। विवाह के उपरांत मालती में हुए परिवर्तनों से वह चिंतित रहता है। महेश्वर मालती का पति है, पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है, एक निर्दिष्ट ठहरने पर जीवन जी रहा है। टीटी जी है, वो कौन है, मालती और महेश्वर का पुत्र है, उसका नाम टीटी है। अब हम देखते हैं इसमें कुछ जो प्रमुख पंक्तियां हैं उसके बारे में। ये सब पंक्तियां एग्जाम में देकर के आपको पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से, ये किस कहानी की पंक्तियां हैं या किस लेखक की पंक्तियां हैं या किस पात्र की पंक्तियां हैं, ऐसा भी पूछा जाता है। तो फिर आप पंक्तियों को विशेष रूप से पढ़िएगा। मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे तो पाए कि वह उठता ही नहीं है, चिर विस्मृति में मानो मर गया है। उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो। वह उसे उतार फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। दोपहर के उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। ये एक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा, ये पंक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी, अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। क्या विवाह के
2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मतलब लेखक को ये लगता है कि ये इतना मौन, इतना अजनबीपन क्यों दिखा रही है। होता है ना फॉर्मेलिटी, जैसे कि हम दोस्तों के साथ फॉर्मेलिटी नहीं दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर मालती जो है वो अपने मित्र के साथ फॉर्मेलिटी दिखा रही थी। तो ये यहाँ पर लेखक को ऐसा लगता है कि माना कि शादी के बाद इतनी स्वच्छंदता नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी ऐसा मौन तो जैसे अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मतलब इस तरह का उसका मौन रहता है, उसका व्यवहार रहता है। मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। वैसे जैसे देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे तो वो पाए कि उठता ही नहीं है, चिर विस्मृति में मानो मर गया है। उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित अ, जंतु के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया। वह उसे उतार फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। उसका जीवन भी बिल्कुल निर्दिष्ट ठर्रे पर चलता है, नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। ये महेश्वर के बारे में कहा जा रहा है। लेखक महेश्वर के बारे में कहते हैं कि जो महेश्वर का जीवन है, यहाँ लिखा है महेश्वर के संदर्भ में ये कहा जा रहा है क्या, कि उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ठर्रे पर चलता है, नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकताए हुए हैं, और इसीलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसीलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। रोज ही ऐसा होता है मालती। ये इस कहानी का एक महत्वपूर्ण पंक्ति है। रोज ही ऐसा होता है कि मालती इस पंक्ति को बार बार रिपीट करती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो गया हूँ, वैसे हाँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। लेखक ये महसूस करते हैं कि बिल्कुल जो घर में जो सूनापन, अकेलापन दिख रहा है उनको, नीरसता जो फैली हुई है, वो उनके मन पर भी छा रही है। तो उनको ऐसा लगता है जैसे ये मुझको वश में कर रही है। शापित जैसा मतलब महसूस होता है, मनहूस तरह का ऐसा लगता है। वही 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत, वही थके हुए यंत्र कैसे स्वर्ग में कह रही है, 4 बज गए, मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है, और यंत्रवत विश्राम स्वर में कहता है, किससे, कि मैंने अपनी अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया है। ये मशीन की तरह जल्दी हो गया है इसका मालती का। तो इस बात को ही लेखक बता रहे हैं। वो बस समय देखती रहती है कि किस तरह से 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। तो यही बातें लेखक यहाँ बता रहा है। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। वह उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत, और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या, यह लेखक मालती के बचपन की एक घटना बताते हैं कि जब उसके पिता उसे पढ़ने के लिए किताब देते थे तो वो किताब के हर पन्ने को फाड़ देती थी, पढ़ती नहीं थी। और यहाँ पर एक अखबार का टुकड़ा जिसमें आम लपेट करके लाता है लेखक, वो उसका पति महेश्वर, तो वो उसे अखबार के टुकड़े को पढ़ रही है। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी में सूख कर
मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल नहीं आता। ये मालती कहती है कथावाचक से। कथावाचक कौन है यहाँ? अज्ञेय है। इसके चोटें तो लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। ये कौन कहता है? मालती। क्योंकि घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है, यही दोनों है, तो बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं रहता। जब माँ इधर उधर रहती है तो बच्चा गिर जाता है। तो ये चीज बताते हैं यहाँ पे लेखक। हम्म, लेखक क्या कहते हैं कि माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। ये लेखक ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब हालांकि वो बोलते नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आखिर एक इकलौते बच्चे के लिए ऐसा कोई किस तरह सोच सकता है। सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। क्या कहती है? 11 बज गए। और ये कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी के बारे में कुछ प्रश्न जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ प्रश्न बताऊंगी और उसको सॉल्व करने का एक एलिमिनेशन मेथड भी बताऊंगी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप एग्जाम में अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आता है तो आप कई प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। जो इस तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए, गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में आपको ये लिखा है, विचार कीजिए। ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, साथ में ये 4 विकल्प हैं जो कि उत्तर हैं, उत्तर के 4 विकल्प हैं, और इसमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले कि इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है। इस कहानी में अज्ञेय ने निम्न मध्यम वर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। इस कहानी में अज्ञेय ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रसता को चित्रित किया है। इस कहानी में पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है। गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। पिता पुत्र के संघर्ष का तो कुछ भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि पुत्र अभी बहुत छोटा सा है और इसमें नहीं। तो फिर हम ए यानी कि 1 इसमें हम काट देंगे, तो यहाँ भी ये 1 है और यहाँ भी 1 है, तो हम ये दोनों हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे इन दोनों। अब बचा केवल बी और डी। तो हम देखते हैं कि इसमें से कौन होगा। अब देखिए, ये 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसमें भी, यानी कि हमारा बी और सी सही उत्तर होगा। अब हमें सोचना है कि ये 5 और 4 यानी कि इन दोनों में से कौन सही है। तो हम इसमें यह देखते हैं कि ये डी जो है, इस कहानी में पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें पूर्व दीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है इस कहानी में, क्योंकि लेखक जो है वो अपनी पुरानी बातें सोचता है, तो ये सही होगा। तो यानी कि बी सी और डी, 2 3 और 4, ये कहानी का इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। तो ये देखिए, एलिमिनेशन मेथड से हम इस तरह से इस सवाल को हल कर सकते हैं, इस प्रकार का जो भी सवाल होगा। अब ये कि अज्ञेय के निम्नांकित संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। तो अज्ञेय का जो सबसे पहला था ये विपथगा, सही अनुक्रम ये होगा विपथगा सबसे पहले, परंपरा, शरणार्थी और सबसे अंत में अमर वल्लरी। ये कहानी संग्रह है ये सभी।
ये सही उत्तर है। अब यहाँ पे ये प्रश्न है कि गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी। लेखक बताता है कि गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी। सरल और शांत लड़की तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो ये हम हटा देंगे। उद्धत और चंचल लड़की थी, ये सही है। पुस्तकें पढ़ने की शौकीन थी, तो बिल्कुल भी नहीं थी पुस्तकें पढ़ने की शौकीन, क्योंकि वो पुस्तकों को फाड़ दिया करती थी जब भी उसके पिता पढ़ने के लिए देते थे। चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी, तो ये दोनों सही होगा, 2 और 4। यहाँ ये सी इसका सही उत्तर होगा, 2 और 4। गैंग्रीन कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है। तो विपथगा, ये सही उत्तर है इसका। 5वां प्रश्न है, गैंग्रीन कहानी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है पे ध्यान दीजिएगा, हमें असत्य कथन बताना है। कौन सी कहानी इसमें कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो ये कहानी का प्रकाशन वर्ष 1934 है, ये असत्य है, तो ए होगा। और मालती पति का नाम महेश्वर और गैंग्रीन का मरीज है, ये भी असत्य है, तो ए और बी ये सही उत्तर है। 6ठा प्रश्न है, रोज ही ऐसा होता है। गैंग्रीन कहानी में ये कथन किसका है। तो ये कथन है मालती का, ये मालती का कथन है। अगला प्रश्न है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती को देखता है। तो कितने वर्ष बाद देखता है, 4 वर्षों बाद देखता है लेखक। हालांकि मालती की शादी सिर्फ 2 वर्ष पहले हुई रहती है, लेकिन लेखक जो है वो 4 वर्ष बाद देखता है। तो ये दोनों अंतर आपको याद रखना है। मालती की शादी 2 वर्ष पहले होती है, लेकिन लेखक उसको सिर्फ 4 वर्ष बाद देखता है पूरा। अब इसमें कौन गैंग्रीन का पात्र नहीं है। लेखक तो है ही, टीटी भी है, मालती भी है, ये लाल मोहर नहीं है गैंग्रीन का पात्र। ये लाल मोहर कहाँ का है, किस उपन्यास का पात्र है, किस कहानी का, आप बताइएगा कमेंट करके। मैंने कहानी पढ़ा रखा वो। अब इन पंक्तियों को जो है वो क्रम से लगाना है। ये पांचों देखिए, ये 5 इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, और ये आपको क्रम से लगाने के लिए मैंने दिया है। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। मैंने देखा प्रकाश के धुंधले नीले आकाश के तट जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार नहीं पाए। मैंने देखा कि उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। मालती चुपचाप ऊपर आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। इसमें आपको बताना है, क्रम से लगाना कि किताब में ये किस क्रम में आए हैं, कहानी में ये पंक्तियां किस क्रम में आई। तो ये इसका यही क्रम है, ABCDE। ये जिस क्रम में लिखा हुआ है वो उसी क्रम में है। तो आप इसको प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, और ये जो भी 5 पंक्तियां हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आ भी चुकी हैं, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर भी कीजिएगा उन लोगों को जो भी UGC नेट की तैयारी कर रहे हों। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। धन्यवाद।